नमस्कार। इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 11वां दिन है, जिसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है और इस जंग से दोनों देशों को जानमाल का नुकसान हो रहा है और उसके साथ ही इसका असर दुनिया के कई देशों पर भी पड़ रहा है, फिर चाहे वो तेल के दामों को लेकर हो या फिर शेयर मार्केट की बात। इसी बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की धमकी के साथ दे दी है गंभीर चेतावनी और परिणाम भुगतने की बात भी कही। इजरायल लगातार ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अरागची राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचे मॉस्को। IAEA ने की आपातकालीन बैठक, क्योंकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, और ये कहा कि कूटनीति के जरिए हो इस समस्या का समाधान। इसी बीच चिंता इस बात पर भी है कि क्या बंद हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा हमलों के बारे में जानकारी दी है। IDF के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैनिक क्षमताओं को कमज़ोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही ये ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे दिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन यदि वर्तमान ईरानी शासन इसे फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये कहा उन्होंने। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं लगातार बैठकों की, जो लगातार बैठकें जारी हैं, उसमें IAEA बैठक भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की स्थिति के संबंध में एक आपातकालीन बैठक की। एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संबोधित किया और कहा कि ईरान, इजरायल और पश्चिम एशिया को शांति की आवश्यकता है। ईरान इजरायल संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं, कूटनीति से होना चाहिए। और वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। पुतिन ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी मिसाइल और बम हमलों को बिल्कुल अनुचित और बिना आधार वाला बताया। पुतिन ने अब्बास अरागची से कहा कि वो इस संकट पर चर्चा के लिए मॉस्को में उनकी मौजूदगी से खुश है। दोनों मिलकर मौजूदा स्थिति से निपटने के उपाय सोच रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल हो गया है तेल के समुद्री जहाज़ों के प्रमुख मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर भी, क्योंकि ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाज़ों के प्रमुख मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि ये अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि हॉर्मुज के अगर ये बंद होता है ये रास्ता, तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है और अगर अनुमान की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चा तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी अहम है। और उसके साथ ही अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी कल एक आपात बैठक
की थी। और ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया जिसमें पश्चिम एशिया में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी के राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका के कार्यवाहक प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को लगातार बाधित किया है और वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि ने भी ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कूटनीति का दिखावा कर रहा है जबकि वो मिसाइल निर्माण और यूरेनियम संवर्धन जैसे कार्यों में लगा हुआ है। साथ ही रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि ये अमेरिका का हमला वैश्विक नियमों के खिलाफ है। बैठक के दौरान सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के बीच गहरे मतभेद देखने को भी मिले। तो ये अपने आप में, जिसे हम कह रहे हैं कि बीच का रास्ता, उसको लेकर भी, उस पर भी कई सवाल खड़े करता है और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। तो ख़ास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। एम्बेसडर संजय पांडा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, और राजीव नयन जी जुड़े हुए हैं, सीनियर एसोसिएट रिसर्च एमपी आईडीएस। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से ये जो तमाम परिस्थितियां आप देख रहे हैं किस ओर जाता दिखाई देता है। संकट तो गहराता जा रहा है, लेकिन क्या ये जो अभी एक क्षेत्र तक सीमित है, आपको लगता है कि इसका विस्तार और आगे भी हो सकता है? ये देखिए, आज 10 दिन हो गया इस लड़ाई। 13 तारीख को छेड़ा था, आज 23 तारीख हो गया, 10 दिन हो गया। पर ये कल जो अमेरिकी अटैक हुआ है, इसमें ये पूरा खेल बदल गया है। आप देखेंगे कि ये ईरान इजराइल का था। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आप देखिए, कोई भी लड़ाई देखिए, इसका दो पहलू होता है। एक कुछ एक्सटर्नल रीजंस है, जैसे आप पे कोई दबाव है, कोई फियर है कि आप पे अटैक की जाए। जैसे ईरान इजराइल को धमकाता रहा है कि आपको मैप से बाहर निकाल देंगे। मतलब कोई भी एक्सटर्नल रीजन हो या कोई अंदरूनी कोई डोमेस्टिक रीजन हो, कोई कंपल्शन हो कि आप फिर लड़ाई छेड़े। पर ये जो अमेरिका इस लड़ाई में आ जाना, ये एक सरप्राइज एलिमेंट है, क्योंकि इसमें अमेरिका का रोल जो है वो पहले उन्होंने क्लैरिफाई क्लियरली कर दिया था कि आपका न्यूक्लियर जो आपका परमाणु ठिकाने हैं उसको हम उसी का अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो जो रेजिम चेंज के बारे में पहले अमेरिका ने कहा था कि ये हमारा अभी मकसद नहीं है। तो अभी ये जो अमेरिका आने के बाद इसका इम्प्लीकेशन जो है, ये काफी, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। और ईरान ऐसा नहीं है कि ईरान को आप एक बनाना रिपब्लिक नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब ये एक हिस्टोरिकल उसका काफी हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, और लोग काफी प्राउड पीपल। तो ये जब वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिकी जो एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में और गल्फ में, हम इसको अटैक कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये होता है तो फिर लड़ाई एक दूसरे लेवल को चला जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें खतरा काफी है। और आपने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है, उस पे अगर ईरान उस पे बंद करता है, उसमें ईरान की ये पॉसिबिलिटी है, उसमें दूसरा ऑयल क्राइसिस भी हो सकता है। पर मेरा समझना यह है कि ईरान वो रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें ईरान का ही ज्यादा नुकसान है। और उसका जो साथी चीन जो है, वो चाहेगा नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो, क्योंकि उसका मैक्सिमम उसी से ही उनका तेल आता है, क्रूड ऑयल। बिल्कुल, जो है ईरान, उसके सामने भी काफ़ी जो चुनौतियां हैं इससे पैदा हो सकती हैं। हमारे साथ राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अमेरिका की जो एंट्री है वो लगातार चर्चा में है और उसके साथ ही तमाम अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी आई है, तमाम जो वैश्विक मंच हैं उनकी बैठकें भी जारी हैं। IAEA की बैठक हुई और कहा गया उसमें कि जो कूटनीतिक तरीका है उसी से इसका समाधान निकलता हुआ नजर आए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? निश्चित ही कूटनीति से अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। युद्ध तो कोई माध्यम है नहीं, और युद्ध का नुकसान हर पक्ष को होता है। जो पक्ष युद्ध करता है, जो जिसके ऊपर युद्ध लादा जाता है। अब देखिए, इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की, तो उसने अटैक किया उसके जो ईरान के डिफरेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे।
लेकिन उसके पश्चात उसने क्या पाया कि वह पूरी तरह से विध्वंस नहीं कर पाया उनके न्यूक्लियर रिएक्ट जो भी फैसिलिटीज थे रिएक्टर्स के अलावा भी बाकी सब कन्वर्सन प्लांट से लेकर। तब उसने अमेरिका की मदद की आवश्यकता पड़ी, लेकिन तब तक ईरान ने उनके ऊपर भी हमला किया, उनके भी कई महत्वपूर्ण ठिकानों को उन्होंने नष्ट कर दिया और उसके पश्चात अमेरिका आया। अब देखिए अभी बात आप बार बार जो भी हो रही है कि उसके युद्ध अगर फैलता है, एक तो चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तो बात चल ही रही है आर्थिक रूप से, लेकिन इसे कहते हैं मिलिटरीली भी कह रहे हैं। अगर वह ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहले उसका इतिहास नहीं रहा है अमेरिकन बेसिस पर अटैक करने का, उसने 2024 में अटैक किया है, 2020 में जब सुलेमानी की हत्या की गई थी तब भी उसने इराक में अमेरिकी बेस के ऊपर अमेरिकी सैनिकों के ऊपर अटैक किया था। तो देखिए बड़ी संख्या में अमेरिका के भी जो सैनिक हैं, चाहे सैनिक एसेट्स मिलिट्री एसेट्स हैं, सब है बहरीन से लेकर जो अभी आप खुद वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पॉसिबल जो साइट्स बताया है कि जहां की ईरान अटैक कर सकता है। उन्हें भी तो ये इसका अभ्यास उन्होंने किया होगा, क्या वो सारे सैनिकों को हटा देंगे? सीरिया से उन्होंने 9 में से 8 ठिकानों को हटा दिया है, वहां से अपने आप लोगों को विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक संभावना है और इस पर एक काफी नुकसान उनका भी होगा। और आज के दिन में जब समीक्षा की जा रही है अपने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो अध्यक्ष है, जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने कहा है कि 400 किलोग्राम जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है उसे कोई जानकारी ही नहीं है, उसे कैसे करें। अब आज के दिन में अगर देखिए ईरान चाहेगा तो कहेगा कि आपने नष्ट कर दिया, आपने जितने सारे जिसको यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड से लेकर यूरेनियम पेलेट सब की बात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में रखी थी और साथ साथ उसने इसका एक अच्छा खासा इन्वेंट्री बताया था क्या क्या है, आप जग जाहिर है। और करीब करीब 9000 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम की बात कही जाती है। अब यूरेनियम कहाँ गई? अब वो तो कहेगा कि आपने नष्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़ी आपने दुविधा पूरा अंतरराष्ट्रीय जगत को छोड़ दिया। ये सारे के सारे तीनों साइट्स जिस पर अमेरिका ने आक्रमण किए, ये तीनों सेफगार्डेड साइट्स थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के इंस्पेक्शन इसमें होता था। खुद रॉफ ग्रासी ने कहा है कि मैं फर्दो साइट्स के नीचे तक गया हूं और उनके लोग अभी भी हैं, आईएईए के इंस्पेक्टर्स अभी भी मौजूद हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन इंस्पेक्टर को क्या एक्सेस दिया जाए। तो देखिए एक आपने एक बड़ी जटिल एक स्थिति पैदा करके न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम के लिए रख ली, खुद के लिए, अब बम के लिए रख दी। अब चुपचाप जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही थी पाश्चात्य जगत के कुछ विशेषज्ञों द्वारा भी कि अब चुपचाप छिपे तरीके से वो बना ले, जो माना जाता है कि 2024 के बाद खुद इजराइल कहता है कि 2024 के बाद जब से उनके खुद एडमिट कर रहा है कि जब से हत्याओं का सिलसिला जारी हुआ तब से उसने परमाणु बम बनाने की तरफ सोच भी शुरू कर दिया। उसके पहले उतनी सोच नहीं रखता था। आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं और खुद ही उसे धकेल रहे हैं उस तरफ में। अब तो आप खोजते रहिए कि कहाँ गया वो परमाणु जो 60% था। और उनके पास यह तो मानी ही जाती है जो बौद्धिक क्षमता है, छिप के इनरिचमेंट बना लेंगे, टेस्ट करें ना करें, कहाँ करें वहां आप पकड़ेंगे, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। और एक माउंटेन आपने इतना मेहनत से ध्वस्त किया और कहीं और रख रखा होगा, क्या होगा? ये तो एक बहुत ही बिल्कुल तमाम चिंताएं हैं, तमाम बड़े सवाल हैं। और इसी में संजय जी आपसे समझना चाहेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बड़ा सवाल, इस पर बात भी हो रही है और ये हो रहा है कि ये बंद हो जाएगा। इसके बंद होने के, अगर ये बंद होता है तो ये जो इतनी बड़ी चिंताएं हैं इसकी वजह क्या है? क्या इसका कोई वैकल्पिक मार्ग भी है या फिर ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? वैकल्पिक मार्ग तो है और दूसरे भी रास्ते हैं, पर इसमें ये मेजर ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो इसी रास्ते से जाता है। और हमारे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने में एक मेजर इकोनॉमिक रिसेशन होने का डर है। और अगर ये लड़ाई काफी दिन छिड़े और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर लंबे मतलब महीने भर बंद रहे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा। तो इसलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को
पहली बात तो मैं ये कहना अभी इस लेवल पे ये लड़ाई हो गया है, हमें ये इंश्योर करनी चाहिए कि ये और आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नाउ अमेरिकी ये अटैक करने के बाद अभी कह रहे हैं कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आइए, तो ये एक मुश्किल सिचुएशन है। और राजीव जी ने जो बताया ये बात बिल्कुल दैट इज द ट्रूथ। अभी आप आगे अगर ईरान नेगोशिएटिंग टेबल में भी आता है, आप इसके जो न्यूक्लियर सेफगार्ड्स हैं, जो जिसमें इंस्पेक्शन हो रहा था, जैसे फर्दो छोड़िए, वो नातांज में उनका 50,000 सेंट्रीफ्यूजेस है, 50,000 सेंट्रीफ्यूजेस, और उसका यहाँ पर यूरेनियम कन्वर्शन इस्पाहान में है। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं 30,000 टन का बॉम्ब गिरा के बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा के उसको पूरा डिसिमेट कर दिया, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपने पूरा साफ कर दिया, और ईरान का कोई काउंट, कोई इन्वेंटरी अभी नहीं रहा। तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो बिल्कुल, अगर ईरान बहुत नेगोशिएटिंग सी टेबल पे कंसर्न्स हैं। नहीं आएगा, बिल्कुल, तो इन्हीं पर जो चिंताएं हैं, इन्हीं पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं विशेष चर्चा में। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, संघर्ष गहरा रहा है और पूरा जो वैश्विक नज़रें हैं इस पर बनी हुई हैं, वैश्विक कंसर्न भी है, तमाम तरह के देशों की जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई हैं, तमाम वैश्विक मंचों की इसमें बैठक भी हो रही हैं। यूएनएससी की आपातकाल बैठक हुई और उसमें उस समझौता मसौदा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसमें चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने इसके समक्ष रखा था। ईरानी विदेश मंत्री जो हैं वो पुतिन से मिलते हैं और उसमें जो बातचीत होती है उसको जो है पुतिन का एक समर्थन मिलता है। तो ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है उसका इसमें क्या कुछ असर दिखाई देता है, और ट्रंप जिसमें संकेत दे चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन ईरान में हो सकता है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक जो मसौदा प्रस्तुत होता है, जो एक ड्राफ्ट आप बनाते हैं, रिजोल्यूशन पास भी कर देते हैं, तो अमेरिका क्या सुनने जा रहा है? न इजराइल सुन रहा है, न कोई सुन रहा है, न रूस सुना है। तो इसकी एक बहुत महत्व गंभीरता से, हाँ ठीक है, एक इमोशनल, एक मोरल, एक स्टैंड इसको मानते हैं। एक थोड़ा बहुत इसकी भूमिका एक पब्लिक ओपिनियन मेकिंग एक्सरसाइज में हो सकती है, लेकिन सबको मालूम है कि जो किया गया वह बहुत उचित नहीं है। जब आपके तो उससे क्या असर होना चाहिए, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा भी प्रैक्टिकल टर्म्स में भी देखिए, तो अभी हमें नहीं लगता है कि रूस ऐसा कोई कदम उठाएगा सिवाय कि भर्त्सना करने को, चाहे मनाही करने को, कि जिससे कि वह वार में उलझ जाए, युद्ध में उलझ जाए। बस एक रिजोल्यूशन पास करने में भूमिका होगी। चीन एक बड़ा ही सातिर देश है, वह इजराइल के साथ भी छिप छाप करके बात करता होगा, ईरान के साथ भी करता है, वह ईरान को भी कुछ मदद दे देगा, और लेकिन इसके बियॉन्ड हमें बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए अभी देखिए, इनका मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब बहस चल रही थी तो लोगों ने बहस किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी सवाल उठाए, ऑस्ट्रेलिया से भी उठे थे सवाल, उनके ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में भी सवाल उठाए थे, और वहाँ पर तो देखिए सबको अपना अपना नेशनल पोजीशन रखना है। अब वो जस्टिफाई कर रही थी अमेरिका की जो राजनयिक है कि यह लीगली बहुत ही सही कदम है। अब वो सही कदम से उनसे कई सवाल पूछे जाने चाहिए, तो लोगों ने सवाल पूछे भी, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा निकला नहीं। अब जहाँ आपने सत्ता परिवर्तन की बात कही, देखिए रजा पहलवी जो शाह जो है, वो बहुत दिन से इजराइल के साथ मिलकर वो चाह रहे कि सत्ता परिवर्तन हो, यद्यपि उनका कोई भी पॉलिटिकल बेस नहीं है, सोशल बेस नहीं है, लेकिन इस तरह की हॉबनॉबिंग से अगर आप बाकी पिछला इतिहास भी देखेंगे, जो परिवर्तित किया गया, इराक में क्या हुआ,
इसके साथ साथ ये आपने मिस्र में जो परिवर्तन कर दिया, आप इस्लामिक ब्रदरहुड को लाकर बिना ही रूटलेस लोगों को आप लाते हैं, तो यह एक बड़ा ही और ज्यादा चुनौती भरा आपके लिए कार्य हो जाएगा। और ठीक है, वहाँ के सत्ता से और शासन से, जनतंत्र से, वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था से निकलने दीजिए। और देखिए, मैं कहता हूँ कि जो वहाँ की अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया पर अगर आप को छोड़ देते हैं, तो वहाँ का युवा वर्ग संघर्ष नहीं चाहता, वह परमाणु बम भी बनाना नहीं चाहता है। और जो JCPOA का जो एग्रीमेंट हुआ था, वो बेसिकली वहाँ के युवा वर्ग के दबाव के चलते हुआ था। वहाँ का युवा वर्ग चाहता है वह दुनिया के साथ मिलजुल कर काम करे, वह आर्थिक रूप से प्रगति करे। और उसे कहता है कि परमाणु बम केवल आप एक थ्रेशोल्ड स्टेट बनकर एक इंटरनेशनल रिबेल आप बनने के लिए क्यों करें? या तो आप बम बनाओ, जो कि चाहता नहीं है, लेकिन आप बम भी नहीं बना रहे हैं और आप अनावश्यक चुनौती दिए जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी ताकतों को, तो इससे नुकसान ही हो रहा है। तो अगर आप सचमुच राजनीतिक प्रक्रिया पर छोड़ देते हैं, तो देखिए वहां से एक बड़ा ही सुदृढ़ व्यवस्था निकल सकती है जो कि शांति के लिए कार्य करेगी, ये मानना है। अब सत्ता परिवर्तन अगर अमेरिका है, वो तो जो चाहता है वह कर रहा है आजकल अपने एलाइज फ्रेंड्स को। बिल्कुल, इसके असर की जो है हम वो लगातार बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में एक तरह की चिंता भी है। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, ईरान की अगर हम बात करते हैं, ईरान ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, अमेरिका को चेतावनी तो दी है, लेकिन युद्ध के विस्तार के प्रति कहीं ना कहीं जो ईरान का रुख है वो भी अभी उतना मुखर होकर नहीं सामने आया है। ये ईरान की स्थिति को देखते हुए है, उसके परंपरागत सहयोगियों को देखते हुए है, या जिस तरह से राजीव जी ने अभी बताया कि तमाम जो देश हैं वो मसौदे में क्या कहते हैं, लेकिन जो उनकी मंशा है वो इंटरनल क्या होती है, जिस तरह की परिस्थिति है, क्या एक कंसर्न इससे ये भी आती है कि क्या ये संघर्ष अगर बढ़ता है तो जो परमाणु हथियारों की दौड़ है उसको भी बढ़ावा इसमें मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल, जिससे सब बचना चाहते हैं। आप ये देखिए, ये जो लड़ाई अभी छिड़ा है और अमेरिका आने के बाद ईरान को जो इस्लामिक कंट्रीज से जिस एक्सटेंट सपोर्ट मिलनी चाहिए था, जो उम्मीद कर रहे थे, उतना मिला नहीं। पर आप अगर देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये UN चार्टर के खिलाफ है और ये ईरान का सॉवरेनिटी का ऊपर एक अफरंट है। और कुछ कंट्रीज ने, पर ये लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे। और आप अगर दूसरे देशों का देखेंगे, जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे सकते हैं, पर ये डायरेक्टली लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर ये लड़ाई में रूस अगर इन्वॉल्व हो गया तो ये फिर और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, वो एक विश्व युद्ध के तरफ भी जा सकता है। तो अभी मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी इसका सॉल्यूशन है। पर अभी जैसे आज ईरान से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे उन्होंने ये बताया कि अमेरिका को एक चेतावनी दी है कि खेल आपने शुरू करी पर खत्म हम करेंगे, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इसमें मुझे तो लगता है कि ईरान तो जो भी है, ऑप्टिक्स के लिए हो या कुछ भी हो, अमेरिकन एसेट्स पर अटैक तो करेगा ही, और उस पे मतलब एक फर्दर एस्केलेशन होने का डर है। तो ये जैसे आज 10 दिन हो गया, तो हमें ये देखना है ये कितना देर ये वॉर चलेगा। पर आप अगर ईरान का समझते हैं कि ईरान के पास मिसाइल्स और वॉरहेड्स की कमी नहीं है, लोग ये समझते हैं कि और 3-4 दिन हो जाए तो उनका खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ईरान काफी मिसाइल सप्लाई किए हैं। जैसे ये अमेरिकी अटैक के बाद इजराइल का ऊपर इतने मिसाइल्स अटैक किए हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं। बिल्कुल, जो चिंताएं हैं वो गहरी हैं, जो असर है वो भी इसका गहरा होने की संभावना है, और तमाम असर के साथ जो आर्थिक असर है वो भी पूरी दुनिया पर इसका पड़ने वाला है। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, संजय जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि जो विश्व व्यापार है उसमें भी काफ़ी जो है इस पर प्रभाव पड़ सकता है, और विश्व व्यापार संगठन ने भी इस बात की चेतावनी दी है कि जो वैश्विक व्यापार की वृद्धि है वो 0.2% तक भी सिमट सकती है। ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता है? आप देखिए, ये तो ट्रेड का ऊपर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। पर अभी
कोई भी आप अगर देखेंगे हिस्टोरिकली, कोई भी ऐसे वॉर सिनारियो हुआ, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर का आप देखेंगे, उसके बाद एक मेजर फिर डेवलपमेंट पाथ पे गए। तो ये तो चलता रहेगा, पर इस वॉर में एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका तो काफी गहरा रहेगा। और इसके साथ अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का ब्लॉकेड हो गया, तो इसका आप 70s का जो ऑयल क्राइसिस है वो भी दोबारा होने का चांसेस हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पे ये दिस इज द रियल डेंजर। बिल्कुल, कई तरह के खतरे हैं। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया राजीव जी आपसे भी लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो बीच का कोई रास्ता है उसकी संभावनाएं, क्योंकि भारत से भी बात हुई, तमाम अन्य देश हैं जिनकी आवाज़ मुखर है, वो भी लगे हुए हैं, तटस्थ देश भी हैं, तो किस तरह से, क्या आपको लगता है कि तमाम बातचीत के बीच इस तरह का भी कोई रास्ता निकल कर आ सकता है? कोई संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज अगर नेतान्याहू का भी आप बयान पर जाएंगे तो वो भी कह रहा है कि हमने लगभग अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है, और उसने अपना बड़ा पहली बार क्लियर कट ऑब्जेक्टिव उसने बोला है कि मिसाइल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर को समाप्त करना। यद्यपि इतना आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए एक फेस सेविंग रास्ता हो जाए कि हमने अटैक कर दिया, समाप्त कर दिया। यद्यपि खुद मान रहे हैं कि प्रति माह 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान बना रहा है। एक साइड में यह भी बोल रहे हैं, दूसरी साइड में यह भी बोल रहे थे। एक है बिल्कुल, अमेरिका गहराते भी बोल ही रहा संकट है। के बीच में तमाम क्षेत्रों से जो चिंताएं हैं वो साफ नजर आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। बेहतर है कि कोई बीच का रास्ता इसमें निकल कर आए, और इसीलिए इस संकट पर विश्व भर की नज़रें जो हैं इस वक्त लगी हुई हैं। राजीव जी आपका, संजय जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार ये संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है, उसके बीच में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जो देश की जनता को आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तमाम जो विकल्प हैं वो मौजूद हैं, और फिलहाल इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि लगातार सभी देश ये कह रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो कूटनीतिक रास्ते हैं वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं। किस तरह से ये बेहतर विकल्प जो हैं निकाले जाएंगे, इसी पर सबकी नज़र है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है इसकी चर्चा चल रही है, सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। आगे भी इस बारे में जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।